तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर का जो हमारा पोर्शन है पेपर 3 फिजिक्स का बीएससी फर्स्ट ईयर का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे जो बुक चलती है वो विनोद प्रकाश की बुक चल रही है, और उसमें जो है हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा बेसिक्स है एकदम, और जो हमारी असली इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हुई है वो हमारी चैप्टर 2 से स्टार्ट हुई है, जिसमें नेटवर्क थ्योरी और बाकी सब चीज़ों का डिस्कशन है। तो पहला चैप्टर जो है वो हमारा सिंपल, उसमें रजिस्टर्स के बारे में, और फिर हम उसमें रजिस्टर के बाद कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, और इंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, और कैपेसिटर्स कैसे होते हैं, और हमारा कलर कोडिंग हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस की कितनी होती है, डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस कितना रहता है, किस तरह से डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें पहले चैप्टर में हैं, और ये सब चीज़ें इंटरमीडिएट में भी आप पढ़े हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है द सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स, इस चैप्टर में हम सर्किट के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्किट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? सबसे पहला, जैसे कि हम सब जानते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, और रजिस्टर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, बैटरी हो गई, एमीटर हो गया, और इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। तो ये सारे हमारे सर्किट के एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर की। तो हमारे सिलेबस में 4 तरह के रजिस्टर हैं। पहला होता है वायर बाउंड रजिस्टर, दूसरा होता है हमारा पहला होता है हमारा वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर हमारा कैसा होता है? वायर बाउंड रजिस्टर जो होता है उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, एक सिंपल वायर लेते हैं और उसको खूब ढेर सारे इस तरह से इकट्ठा कर देते हैं एक जगह पे। उसकी खूब ढेर सारी लेंथ रहती है इस एरिया में, और उसके बाद उसको हम ले जाते हैं, तो इस पूरी लेंथ की वजह से एक रेजिस्टेंस हो जाता है। इनका जो रेजिस्टेंस रहता है वो हमारा कम रहता है। ठीक, वायर बाउंड रजिस्टर के बाद हमारे आ जाते हैं मेटल और अलॉय रजिस्टर। मेटल और अलॉय रजिस्टर में हम क्या यूज़ करते हैं कि नेक्स्ट आते हैं हमारे मेटल और अलॉय रजिस्टर। मेटल और अलॉय, इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनमें यूज़ किए गए मेटल या फिर अलॉय पे डिपेंड करता है। जैसे कि अलॉय रजिस्टर, तो जैसे यहाँ पे अगर हम टंगस्टन का मेटल लगा दें, तो हम सब जानते हैं कि हमारे बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन से बनते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा, तो उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और वो हीट भी जनरेट करते हैं उसी रेजिस्टेंस के कारण। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ही हाई रेजिस्टेंस दे देते हैं। और टंगस्टन के साथ अगर हम कुछ मेटल मिला दें, जैसे आयरन हो गया या स्टील उसमें थोड़ा बहुत मिला दें, एल्यूमिनियम उसमें थोड़ा बहुत मिला दें, तो उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज चेंज होती है, लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी उसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। और उसका फिर मतलब वो जैसे टंगस्टन होता है वो तो बहुत ही लाइट हो जाता है जल के, और छूने पे बहुत ही टूट जाता है बहुत ही, लेकिन आसानी से। लेकिन जो अगर एल्यूमिनियम का हम उसमें मिक्सचर मिला देंगे या फिर आयरन उसमें थोड़ा सा नहीं मिला दे, तो उसका जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इतना जल्दी टूटता नहीं है। तो मिलाने के बाद वो एलॉय के फॉर्म में आ जाता है, तो इसीलिए इसका नाम आया मेटल और एलॉय रेजिस्टेंस, और इनके रेजिस्टेंस ठीक ठाक होते हैं। इसके बाद हमारा आता है कार्बन फिल्म रजिस्टर। हाँ, कार्बन फिल्म रजिस्टर। तो कार्बन फिल्म रजिस्टर में कुछ नहीं होता है, हम एक छोटी सी कैप्सूल लेते हैं और उसमें कार्बन भर देते हैं। ठीक, तो जैसे हम जानते हैं कि कार्बन की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और यही ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको चाहिए रहता है। इस तरह से रहता है, ये हमारा कार्बन फिल्म रजिस्टर होता है, इस तरह से रहते हैं, और ये इसका ऐसे कनेक्टेड होते हैं। इस कैप्सूल में कार्बन हमारे अंदर भर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रेजिस्टेंस जो है अच्छा खासा ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें आ जाता है। ठीक, और इन कार्बन रेजिस्टेंस में अगला आते हैं जो है कार्बन भर जाता है, और इसका रेजिस्टेंस जो है हमारा ठीक ठाक आ जाता है। फिर अगला आता है हमारा
कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर। तो कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर में हम कुछ नहीं करते हैं, कार्बन तो रहता ही है, अब और इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए हम कार्बन के पाउडर के साथ हम इसमें कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल भी मिला देते हैं जो इंसुलेटिंग हो, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उनके भी पाउडर्स हम इसमें मिला देते हैं, तो इसकी रेजिस्टिविटी और बढ़ जाती है और ये हाई रेजिस्टिव, इसका मतलब कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि कलर बैंड्स रहते हैं इस तरह से कुछ, इन कलर बैंड्स के थ्रू हम इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना है हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह के 4 बैंड हमारे इसमें मिलते हैं और इसके थ्रू हम जो है इसमें फिर लगता है कलर कोडिंग, और कलर कोडिंग के थ्रू इसमें हम जो है बता सकते हैं कि इसमें इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो कलर कोडिंग की अगर हम बात करें, तो उसको हमारा इस तरह से दिया जाता है कि बी रॉय ऑफ ग्रेट बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इससे हम इसको याद करेंगे कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, अगला बी ब्राउन के लिए होता है, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कलर्स होते हैं। और यहाँ पे इसका कोड होता है, इसका कोड होता है 1, इसका कोड 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसके हमारे कलर के कोड होते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कार्बन रजिस्टर है, कार्बन कंपोजिट रजिस्टर है और इस पे हमारे 4 कलर्स दिए हुए हैं। मान लेते हैं ये रेड है, ये ब्लू है, ये वाइट है और ये सिल्वर है। तो हम केवल 3 कलर यहाँ से देखते हैं और आखिरी वाला जो कलर होता है उसका केवल 3 ही फॉर्मेट होता है, या तो वो हमारा होगा सिल्वर, या तो वो हमारा होगा गोल्ड, या तो वो होगा हमारा कोई कलर का नहीं, नो कलर। तो ये हमारा क्या देगा, गोल्ड हमारा देगा ±5% का एरर उसके रेजिस्टेंस नापने में, सिल्वर हमारा क्या देगा ±10% का एरर, और नो कलर हमारा देगा ±20% का एरर। ये होती है कलर कोडिंग। अब जैसे ये रेड है, ठीक, इसका अगर हमको कलर कोड के थ्रू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उसका रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा, रेड है तो रेड का नंबर है 2, पहले 2 लिखेंगे। फिर क्या है, ब्लू है ना, रेड ये ब्लू है, वाइट है, ठीक, तो ब्लू है, तो ब्लू हमारा कितना है 6 है, तो 2 6 लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर, और वाइट तीसरा वाइट है तो 10 की पावर उतनी होगी यहाँ पे, वाइट हमारी 9 है तो 9, तो देख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है, ठीक, और इसमें प्लस माइनस सिल्वर है तो 10% का जो है इसमें एरर आ सकता है। तो इस तरह से हम जो है कार्बन कंपोजिट रेजिस्टेंस का हम रेजिस्टेंस निकालते हैं।
उसके कलर कोड को देखते हुए। अब इसी तरह से अगर हम ले लें कि कोई हमारा कार्बन कंपोजिट रजिस्टर है और उसका अगर हमारा जो है जो हमारे कलर्स हमें अब की बार बताने पड़ेंगे, कोड हमको रेजिस्टेंस दिया है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस दिया है हमारा 41 और इंटू 10⁻⁷ और प्लस माइनस 20%। ठीक, तो ये अगर हमारा कलर कोड दिया है तो 4 यानी कि यहाँ से हमारा 4th आ रहा है येलो, तो पहला जो हमारा होगा उसका वो येलो कलर होगा। वो हमारा पहला कलर होगा उसका येलो। दूसरा कलर जो होगा उसका 1 यानी कि वो होगा ब्राउन। टेन टू द पावर 7 तीसरा कलर जो होगा उसका 7 यानी कि वॉयलेट होगा। और चौथा कलर होगा 20% है तो ये इसका कोई नो कलर होगा। ठीक, तो इस तरह से हम कलर कोडिंग से कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, यहाँ पे खत्म हो गया। अब आता है हमारा रेजिस्टर की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे कैसी होती है। तो ये एक्सप्रेशन आपको 12th में पढ़ाया जाता है और एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है, उसी पे हमारा कार्बन की जो है डिपेंडेंसी डिपेंड करती है, कार्बन की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ हम डालेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर की टेम्परेचर डिपेंडेंसी का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है आर। मान लेते हैं आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं टी टेम्परेचर पे, तो आर टी लिखेंगे, देन 1 से पहले हमारा होगा आर टी नॉट, ये हमारा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमारा जो रेजिस्टेंस नापने की वैल्यू है। ये टी नॉट टेम्परेचर एक हमारा स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है। ठीक, ये हमारा रूम टेम्परेचर भी हो सकता है या कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर हो सकता है टी नॉट। 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये तो हमारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से डिपेंड करती है। अब टी जितना बड़ा होगा इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू उतनी पॉजिटिव होगी और इसकी वैल्यू उतनी पॉजिटिव होगी और ये इसमें ऐड होता जाएगा, तो आर जो हमारा है वो बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस साफ साफ इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि बढ़ रहा है, जो कि हम सबको पता है कि वो बढ़ता है। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट। और टी नॉट हमारा कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जैसे कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा रूम टेम्परेचर ही लें, हमारा कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर हमको पता है आर रेजिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा आता है, ये अल्फ़ा हमारा है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। या फिर कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर नहीं होता ये होता है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है वो इससे दिया जाता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, जहाँ पे L हमारी लेंथ होती है और A जो होता है वो हमारा उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो सेम चीज़ को इस पर अप्लाई करते हुए हमें रिजल्ट मिलेगा कि अगर हम रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखें तो सेम चीज़ हमारी रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी आएगी।
टी नॉट टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये हमारी आएगी। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं कैपेसिटर्स पे। तो हमारा कैपेसिटर्स क्या, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स रहते हैं, सबको ही पता होगा। जैसे पावर की हमारा जो यूनिट वो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पावर इज इक्वल्स टू वी आई, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, और इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, पहले चैप्टर में यही सब बताया गया है, वी स्क्वायर बाई आर। उसके बाद ये जो पावर का फॉर्मूला है इसको हम पावर से फिर अगर हम वर्क का फॉर्मूला में चेंज करना चाहें तो हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और ये हमारा आ जाएगा, इन सब में टाइम से इनटू कर देंगे। जैसे वी आई हमारा हो जाएगा वी आई टी हो जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, और वी स्क्वायर टी बाई आर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। अगला हमारा इसमें बताया गया है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हम सब जानते हैं कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। अब कैसी एनर्जी स्टोर करता है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। ठीक, और इंडक्टर जो होता है वो भी एक डिवाइस होता है जो कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी देता भी है। जैसे कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर भी एनर्जी देता भी है स्टोर करने के बाद वो, तो वैसे ही इंडक्टर भी होता है, वो हमारी एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी देता भी है। तो सबसे पहले आता है कैपेसिटर। तो हमारा जो कैपेसिटर होता है, हमने इंटरमीडिएट में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है। ऐसे दो प्लेट होती थी, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा d होता था, स्मॉल d, और इसका जो बीच में एक मटेरियल भर दिया जाता था, फिल कर दिया जाता था एक मटेरियल इसके बीच में, और उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था हमारा k, और पर एप्सिलॉन नॉट जो हमारी होती थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम। तो परमिटिविटी होती थी ये, और इस शीट का या फिर इस कह सकते हैं पैरेलल प्लेट्स का एरिया जो होता था, कॉमन एरिया, वो A होता था। तो इस हिसाब से उसका जो कैपेसिटेंस आता था वो हमारा दिया जाता था C इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इससे हमारा जो है उसका कैपेसिटेंस दिया जाता था ये। अब जो हमारे घरों में पंखों में जो कैपेसिटेंस होता है वो इस टाइप में आता है कुछ, जिसको हम कभी कभी कंडेंसर भी कहते हैं। तो वो हमारा कैपेसिटर ही होता है, वो इस तरह में होता है। तो कई लोगों को लगता है कि ये जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, तो असल में ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं होता है, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होता है, इसको यहाँ से अगर आप काट के इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से आएगा। ये एक बहुत पतली प्लेट होती है, कह सकते हैं मेटल की ही प्लेट रहती है, उसमें बहुत पतली प्लेट होती है, और ये दो प्लेट्स एक साथ होती हैं। इस तरह से दो प्लेट्स होती हैं, और इन दोनों प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है, और इसको फिर रोल कर दिया जाता है, और रोल करके इस तरह से सिलेंडर बना दिया जाता है। ठीक, तो होता वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ध्यान से देखिए, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, और इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम ली गई है।
तो अगर डिस्टेंस कम है और एरिया ज़्यादा है तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकालेगा कि हमारा टोटल जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो केवल इस वजह से इसको रोल किया जाता है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिर अगर पैरेलल बनाएंगे तो ज़्यादा कैपेसिटेंस ले आने के लिए बहुत ही जगह घेरेगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसलिए हम उसको रोल कर देते हैं। और पैरेलल भी होती है दोनों प्लेट्स एक साथ रोल में भी, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में जब इसको बना देते हैं तो पैरेलल भी रहती हैं और ये जो है जगह भी कम घेरती हैं। तो ये होता है हमारा कैपेसिटर। और हमारे 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। पहला आता है हमारा सिंपल कैपेसिटर, दूसरा आता है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर और तीसरा जो आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो हमारी बुक में यही 3 टाइप के कैपेसिटर बताए गए हैं। पहला होता है हमारा सिंपल कैपेसिटर। तो सिंपल कैपेसिटर जो होता है हमारा, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। ये हमारा सिंपल कैपेसिटर हो गया, ये 2 एंड होते हैं इनके थ्रू कनेक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सिंपल कैपेसिटर में क्या होता है कि पॉजिटिव भी जुड़ सकता है हमारा और नेगेटिव भी जुड़ सकता है हमारा, मतलब इधर नेगेटिव भी कर सकते हैं और इधर पॉजिटिव भी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस। वेरिएबल कैपेसिटेंस का जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो वेरी कर रहा होता है और उसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है, वेरी कर रहा होता है। जैसे रियोस्टैट का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रियोस्टैट उसका रेजिस्टेंस जो है वेरिएबल कर सकता है, तो उसमें भी हम ऐसे एरो दिखाते हैं। तो कैपेसिटर में भी, वेरिएबल कैपेसिटर में हम एरो दिखाते हैं। और आखिरी आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर तो वो हमारा इस तरह से होता है, वो हमारा इस तरह से होता है और एक साइड हमारी उसकी जो है हल्की सी कर्व बनती है। अगर दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पे बना लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है वो इस तरह से होता है, एक साइड उसकी इस तरह से आधी कर्व रहती है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की, और ये जो कर्व साइड रहती है ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ी जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में यही चीज़ रहती है कि अगर जो हमारी कर्व साइड है, ठीक, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी जाएगी और ये जो हमारी स्ट्रेट साइड होती है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी जाती है। अब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी जाती है तो इसको हम कैथोड कहते हैं। जैसे कि नाम में ही इलेक्ट्रोलाइटिक आ रहा है तो कैथोड और एनोड तो आएंगी ही आएंगी, कैथोड कहते हैं और इस साइड को हम एनोड कहते हैं, इसके इस प्लेट को एनोड और इसको कैथोड कहते हैं। तो ये थे हमारे 3 टाइप के कैपेसिटर और हमारा पुराना फॉर्मूला जो कैपेसिटर का हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट में। अब इसके बाद आता है हमारा इंडक्टर। तो इंडक्टर सिंपल सा रहता है, वही इंटरमीडिएट की चीज़ है इंडक्टर में भी। इंडक्टर, तो इंडक्टर में अगर हम बात करें तो इंडक्टर का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि इंडक्टर जो है हमारे फैराडे लॉ और जो लेंज लॉ होता है उस पे हमारा इंडक्शन का जो कह सकते हैं फिनोमेना है वो बेस है, और इंडक्टर भी उसी से आता है। तो हमारे देखिए हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि फैराडे लॉ और लेंज लॉ, 2 लॉ से हम जो है बताते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी भी इंडक्टर में अगर कोई करंट हमारा आई जा रहा है और ये करंट वेरिंग है, ठीक, कांस्टेंट करंट नहीं है, ये या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो उसमें इंडक्टेंस इंड्यूस होगा, यानी कि एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक, ऐसे प्लस माइनस करके, या फिर इधर प्लस और इधर माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है कि करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। वो एक ऐसा ईएमएफ
प्रोड्यूस होगा जो कि उस अगर करंट घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो ये हमारे दोनों लॉज से हमें रिजल्ट मिले थे। और E इज इक्वल्स टू हमारा आया था L, जो कि एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंडक्टेंस, और di/dt ये आया था एक्चुअली माइनस में। ये हमारा था कि ये E था, ये हमारा था EMF इंड्यूस, जो हमारा EMF इंड्यूस हुआ है वो इंड्यूस EMF था ये। और ये जो था हमारा, ये था रेट ऑफ चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज इन करंट। और L हमारा इंडक्टेंस था, और ये एक कांस्टेंट होता है, और उस मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसको, इस इंडक्टेंस को। अब हम एक और चीज़ जानते हैं कि इंडक्टेंस जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमने दो इंडक्टेंस कैलकुलेट किए थे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे हम एकदम सिंपल अभी बेसिक वो दे रहे हैं, आगे इनके जो चैप्टर्स आएंगे जिसमें लेंज लॉ और फेराडेज लॉ ये सब यूज़ होंगे, उनमें अच्छे से इनका एक्सप्लेनेशन होगा, और उस टाइम पे तब हम वेक्टर फॉर्म में ये सारी इक्वेशंस लिख रहे होंगे। ये अभी केवल एक बेसिक इंफॉर्मेशन है इंडक्टर के बारे में, एक रिवीजन आप कह सकते हो। तो जो हमारा लेंथ, अरे इंडक्टेंस L हमने पढ़ा था, इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी हेनरी में होती है, हेनरी में होती है। और ये दो तरह का होता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है और एक होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों के लिए हमने निकाला था, और जो हमारा बेसिक फॉर्मूला जिस पे हमने दोनों को निकाला था वो था हमारा फाई अपॉन करंट। इस पे हमने जो है बेसिक फॉर्मूले पे हमने निकाला था, जहाँ पे जो हमारा फाई था ये हमारा फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारा उस कॉइल के थ्रू लिंक है। अब वो अगर सिंगल कॉइल है और उसी में चेंज हो रहा है, और उसी में चेंजिंग फील्ड से जो EMF प्रोड्यूस हुआ है वो उसी कॉइल में वो एक ऐसा करंट दौड़ा रहा है जो उसी कॉइल्स में उसको मतलब करंट डिक्रीज होने से रोक रहा है या इंक्रीज होने से रोक रहा है। तो वो जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उस कॉइल में लिंक, उसको हम कहते थे मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये हमारा आता था B.A। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आता है E.A, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा B.A आया था। ये दोनों वेक्टर होती है, A भी हमारा वेक्टर है, B भी हमारा वेक्टर है, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे। तो ये हमारा हेनरीज लॉ, अरे हेनरी में इसकी यूनिट होती है, और ये हमारा इंडक्टर होता है। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि जो इंडक्टर होता है, और किसी भी इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी इंडक्टर डिपेंड करता है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है। जैसे अगर हम कोई वायर लें और उसको इस तरह से हमने कर्ल कर लिया तो वो एक इंडक्टर बन गया। लेकिन अगर इसी वायर को भी हम खींच के स्ट्रेट कर दें, इसी वायर को भी हम अगर खींच के स्ट्रेट कर दें इस तरह से, तो उसमें कोई इंडक्टेंस नहीं होगा, उसमें चाहे करंट गिरे चाहे बढ़े, क्योंकि इस तरह की वायर में करंट में जो मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग करंट जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो इस तरह से करता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे यहाँ पे होंगी, यहाँ पे ये और बड़ी भी होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये जो है लिंक कर देगा इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये एक लिंकेज बना देगा। और यही जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी लिंक होती है, वही हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा उन सारे कॉइल्स, उन सारे छल्लों के थ्रू लिंक्ड होता है, उसी से हमारा इंडक्टेंस आता है। तो इंडक्टर हमारा जो है बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। और बस इतना ही था हमारा इंडक्टर। और इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स में यही सब हमारे एलिमेंट्स थे, सर्किट एलिमेंट्स। और ये हमारा एक तरह का रिवीजन था कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, और कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडक्टर का फॉर्मूला, इंडक्टर क्या होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, और एक कलर कोडिंग का हमने, ये भी हमारे 12th में था। और हमने डिपेंडेंसी देखी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की, और उसकी फिर उसके बाद हमने रेजिस्टिविटी से भी उसका एक रिलेशन निकाल दिया।
तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब अगला टॉपिक इसका जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है और वहाँ से हमारा असली इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी की स्टार्ट होती है, और वो होता है हमारा नेटवर्क थ्योरी। तो नेटवर्क थ्योरी में हमारी पहले तो हम पढ़ेंगे नेटवर्क पढ़ेंगे, जैसे हम उसमें पाई नेटवर्क पढ़ेंगे। पाई नेटवर्क के बाद हम उसमें पढ़ेंगे हमारा जो है टी नेटवर्क आता है पहले, फिर पाई नेटवर्क पढ़ेंगे, फिर हम उसमें हम ब्रिज नेटवर्क भी एक आता है, फिर टी और पाई इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, फिर पाई एंड टी इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, और फिर हम उसमें 3 थ्योरम आती है हमारी। पहली होती है थेवेनिन्स थ्योरम, दूसरी होती है हमारी नॉर्टन्स थ्योरम, और तीसरी होती है हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये थ्योरम के साथ हमारा जो है अगला वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा इतने टॉपिक्स के साथ। तो वो लगभग शायद 3 या 4 लेक्चर उस लेक्चर को खत्म होने में लगेंगे, उस चैप्टर को। ये चैप्टर फिलहाल काफ़ी छोटा था और ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।